हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको सीआरएस की रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका मतलब है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अहम रिपोर्ट मानी जाती है इंडियन रेलवेज में कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद। अब आप सबसे पहले तो ये चीज़ जानिए कि आखिर सीआरएस होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीआरएस का मतलब है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। और इसका काम क्या है, तो ये रेलवे के जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी जांच करती है। और ये जो बॉडी है ये काफी ज्यादा सटीक इन्वेस्टिगेशन करती है और एकदम एग्जैक्ट जो रिपोर्ट होती है वही बताती है। काफी ज्यादा सच को ये कवर करती है और लगभग इसकी सारी जांच एकदम ही बराबर रहती है। अब लेकिन सीआरएस को जांच मिलने का भी एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा, भले ही वो मालगाड़ी का हो या फिर मेल एक्सप्रेस का हो, अगर नुकसान 2 करोड़ के ऊपर है या फिर किसी की भी मौत हो गई हो, तो ये जांच सीआरएस को दी जाती है। मतलब कि टोटल नुकसान अगर 2 करोड़ के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोई मालगाड़ी भिड़ी हो या फिर नॉर्मल कोई ट्रेन भिड़ी हो जिसमें 2 करोड़ के ऊपर नुकसान हो गया हो, या फिर किसी एक जन की भी जान चली जाए कोई भी एक्सीडेंट में, तो उसके बाद तुरंत पूरा का पूरा मामला सीआरएस अपने अंडर में ले लेती है। और एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होने के साथ ये अच्छे से पूरी की पूरी जांच करती है। बाकी इसका हेड कौन होता है, तो इंडियन रेलवेज के सारे जोन में सीआरएस के भी हेड रहते हैं और वो हेड का नाम भी सीआरएस ही है। अब उसका लेकिन मतलब अलग है, उसका मतलब है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो वो सीआरएस अलग है और इन सब का एक चीफ होता है जिसे हम सीसीआरएस कहते हैं, मतलब कि चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं। और बाकी आपने ये चीज जान ली होगी कि इनके चीफ का नाम है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और ये बॉडी का फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो जो कोरोमंडल रेल हादसा हुआ था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2 जून को बैंगा बाजार रेलवे स्टेशन में, जो कि बालासोर के पास में है, जिसमें कि टोटल 292 लोगों की जान गई और 1000 से ऊपर लोग घायल हुए, तो उसकी फिलहाल सीआरएस ने जो अपनी रिपोर्ट है वो रेलवे बोर्ड को सौंप दी है 28 जून को। मतलब कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही वो रिपोर्ट को सौंप दिया गया है रेलवे को। और ये सौंपा किसने है, तो साउथ ईस्टर्न सर्कल के जो सीआरएस हैं कोलकाता से, उन्होंने ये रिपोर्ट को रेलवे को सौंप दिया है, जिसमें वहां के प्रमुख थे एएम चौधरी। तो उन्हीं के अंडर में रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपी गई है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या लिखा गया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर सीबीआई जांच चल रही है, जिस कारण से रेलवे ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, मतलब कि पब्लिक में ये रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन तब भी ये रिपोर्ट कुछ न्यूज चैनल वालों के हाथ में लग गई है, जिस कारण से उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स डाल दिए हैं। तो मैं उसी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब कितना सच है कितना गलत ये तो न्यूज वाले ही जाने, मेरा फिलहाल सोर्स वही है। अब इस रिपोर्ट में एकदम ही स्पष्ट कहा गया है कि ये जो दुर्घटना है ये टक्कर का मामला था। मतलब कि वहाँ जो लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी उसमें आके कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है, और वो भी अपने लाइन से हट के, जिसमें कि रिवर्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंट का मतलब ये हो गया, मतलब कि जहाँ से ट्रेन ट्रैक चेंज करती है उसको पॉइंट कहते हैं। तो वहां पर जो पॉइंट लगा हुआ था वो पॉइंट को सीधी डायरेक्शन में अपने रहना था। मतलब कि नॉर्मली जहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है मेन लाइन की तरफ उस पॉइंट को रहना था, लेकिन वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ था, मतलब कि लूप लाइन की ओर वो लगा हुआ था। और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था कोरोमंडल एक्सप्रेस को, जिसका सीधा सीधा संकेत ये था कि लोको पायलट को अपनी गाड़ी को 130 की स्पीड के साथ भागाना है और उस स्टेशन को पार करना है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, वो गलत पॉइंट लगने के कारण ये ट्रेन लूप लाइन में घुस जाती है मेन लाइन की जगह, और वहां पर खड़ी मालगाड़ी को सीधा जाके टक्कर मारती है। अब इसमें जो इंजन का स्पीडोमीटर निकाला गया था उसमें ये चीज साफ साफ पता लग गई कि ट्रेन की स्पीड पहले 128 की थी और अचानक से वो 0 हुई है। मतलब कि ये जो ट्रेन है तो वो पहले डिरेल नहीं हुई, मतलब कि वो पॉइंट चेंज करके सीधी तौर पर जाकर मालगाड़ी से टकराई है और उसके बाद फिर वो डिरेल हुई है। मतलब कि पहले ये गाड़ी वहां टकराई है, उसके बाद फिर डिरेलमेंट का शिकार हुई है। अब इसलिए भी इसमें इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि ट्रेन की स्पीड थी टोटल 128 की, और वो जो मालगाड़ी खड़ी थी वो लोडेड मालगाड़ी थी, और जो लोडेड मालगाड़ी रहती है वो बहुत ज्यादा भारी रहती है। तो इतनी स्पीड में होने के बावजूद इस ट्रेन का उतना इम्पैक्ट नहीं बन पाया कि उस मालगाड़ी को हिला देती, जिस कारण से मालगाड़ी तो वहीं की वहीं रही, टस से मस उतनी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन ये जो ट्रेन आई है कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसको कुछ ज्यादा ही क्षति पहुंच गई और इतना ज्यादा जान माल का वहां पर नुकसान हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वहां दूसरी ट्रैक से हावड़ा की तरफ में एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी, जो कि लगभग उस स्टेशन को पार कर चुकी थी। और जो स्टार्टर सिग्नल होता है उस गाड़ी का, और साथ ही साथ एडवांस स्टार्टर सिग्नल, तो इन दोनों सिग्नल्स के बीच में वो गाड़ी के आखिरी के 3 डिब्बे बचे हुए थे निकलने के लिए, और उन्हीं 3 डिब्बों से यह कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच डिरेल होकर टकरा गए हैं। मतलब कि वो वाली गाड़ी भी इसमें इम्पैक्ट में आई है, और उस कारण से एसएमबीटी हावड़ा के 3 कोच यहाँ पर डिरेल हुए हैं। बाकी की गाड़ी उसमें सही सलामती थी, बस आखिरी का इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसा आ गया कोरोमंडल एक्सप्रेस के कारण कि वो गाड़ी भी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब इस रिपोर्ट में डायरेक्टली जिस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है वो है एसएनटी डिपार्टमेंट, मतलब कि सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि रेलवे का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। सारे के सारे सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो यही डिपार्टमेंट के कारण वहां पर कई लेवल पर खामियां थी, मतलब कि बहुत सारी लेवल पर यहाँ पर लूप होल्स निकले हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एसएनटी डिपार्टमेंट यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया है।
अब कैसे वहाँ पर लूप होल्स है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताता हूँ कि वहाँ इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर का काम चल रहा था। मतलब कि जो लेवल क्रॉसिंग होती है उसका जो डंडा होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर कहते हैं। और ये था गेट नंबर 94 या फिर लेवल क्रॉसिंग 94 इसका नंबर था, जो कि बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है। तो वहां पर काम चल रहा था और उसका जो सर्किट होता है उसको एसएनटी डिपार्टमेंट बदल रहा था। और जो इसमें वहां पर काम चला है तो उसमें ये चीज पाया गया है कि वहां पर जो सर्किट डायग्राम था वो प्रॉपर नहीं मिले हैं। उसमें जो सर्किट भी यूज किया गया वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं था। मतलब कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइज काम नहीं हुआ है, जिस कारण से पहली खामी आपको यहाँ पर मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ा और पहले के टाइम का बताऊं तो 2018 में यहीं पर जो केबल्स डली रहती हैं पटरी के नीचे तो उसमें फॉल्ट आया था। उन्हीं से सारे के सारे कनेक्शन जाते हैं और उन केबल्स में फॉल्ट आया था। फिर उसके बाद वहाँ पर सर्किट शिफ्टिंग का भी काम हुआ है और उसमें भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस यूज नहीं किया गया। और जहाँ पर वहाँ नया सर्किट लगाना चाहिए था तो उसमें बालासोर का गेट 79 का पुराना सर्किट लगाया गया, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। और इसके लिए कोई अप्रूव्ड सर्किट डायग्राम भी यूज नहीं किया गया था, जिस कारण से यहाँ पर जो सिग्नलिंग की प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा डिफेक्ट आ गया था। मतलब कि यहाँ पर सिग्नलिंग डिफेक्ट की समस्या उत्पन्न हो गई थी गलत काम की वजह से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 2018 से ही यहाँ पर गड़बड़ी थी। और उसके बाद जब यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग का काम हुआ है तो उसके बाद और यहाँ पर गड़बड़ी बढ़ गई और एसएनटी डिपार्टमेंट ने पहले यहाँ पर ब्लॉक लिया। ब्लॉक लेने के बाद मतलब वहाँ पर कोई गाड़ियां नहीं जाएगी और उस समय पर वो वहाँ पर काम कर रहे होंगे। फिर बाद में जैसे ही इन्होंने ब्लॉक को एंड किया और सारे के सारे कनेक्शन वापस से रिस्टोर किए या फिर रिकनेक्शन वहाँ पर जैसे ही हुआ तो उसके बाद इन्होंने चेकिंग भी बराबर नहीं करी। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट का जब भी काम होता है उसके बाद सबसे पहले तो वहाँ पर अच्छे से एकदम चेक किया जाता है कि सारी चीजें एकदम प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वहाँ पर चेकिंग भी बराबर नहीं हुई है और उस पॉइंट को इन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है, जिस कारण से उस पॉइंट में जो खामी थी वो पता नहीं लग पाई। और स्टेशन मास्टर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया था मेन लाइन का और उसके बावजूद वहाँ पर जो पॉइंट था वो दूसरे लाइन का लगा हुआ था। तो ये यहाँ पर खामी साफ साफ सामने में आई। बाकी वरना मैं आपको बता दूं, अगर सारे प्रोसीजर सही हुए रहते या फिर सारे कनेक्शन एकदम बराबर होते तो फिर इंटरलॉकिंग के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता था कि दूसरे जगह का पॉइंट लगा हो और यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ जाए। मैंने इंटरलॉकिंग के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये चीज साफ साफ समझाई है कि इंटरलॉकिंग के कारण ऐसा होता ही नहीं है कि किसी और जगह का पॉइंट लगा रहे और दूसरी लाइन का सिग्नल आ जाए। तो रेलवे का सिस्टम इतना कोई खराब भी नहीं था, लेकिन बार बार यहाँ पर कमियां की वजह से इस तरह से यहाँ नौबत आई है और वो भी बहुत बार नजरअंदाज हुई है प्रॉब्लम्स। पूरा का पूरा यहाँ पर मैनुअली फेलियर हुआ है, मैनुअल यहाँ पर सारी गलतियां निकली है और कोई एक गलती नहीं कई सारी गलतियां यहाँ पर निकली है, जिस कारण से हादसा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर के बारे में भी बताता हूँ। अब लगभग शाम के 4:21 बजे स्टेशन मास्टर ने एक बार वो पॉइंट को ऑपरेट किया था और उस दौरान स्टेशन मास्टर ने ये चीज ऑब्जर्व भी करी कि वो पॉइंट बराबर टाइम पर नहीं लगा है। मतलब कि वो पॉइंट लगने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है नॉर्मल प्रोसेस के मुकाबले। मतलब कि नॉर्मली जब भी कोई स्टेशन मास्टर पॉइंट लगाता होगा तो उसमें जितना टाइम लगता होगा उससे वहां ज्यादा टाइम लग रहा था। तो ये एबनॉर्मलिटी थी उस पॉइंट की, लेकिन स्टेशन मास्टर ने भी इस चीज को नजरअंदाज किया और एसएनटी डिपार्टमेंट को ये सूचना नहीं दी कि वो पॉइंट में खराबी है। उसके बाद जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए भी वो पॉइंट को ऑपरेट किया गया होगा और सिग्नल दिया गया होगा कोरोमंडल एक्सप्रेस को, तब भी स्टेशन मास्टर ने वहां पर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व तो करी होगी, लेकिन शायद से उन्होंने उतना उसमें ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण से यहाँ पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर स्टेशन मास्टर भी वहां पर आखिरी में ध्यान दे देते और एसएनटी डिपार्टमेंट को ये चीज बता देते तब भी ये दुर्घटना को बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें नजरअंदाज होने के बाद इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और पूरा ह्यूमन इसमें दोषी पाए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा एसएनटी डिपार्टमेंट इसमें दोषी पाया गया और एसएनटी डिपार्टमेंट के लगभग सारे ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए हैं। और सिर्फ एसएनटी डिपार्टमेंट ही नहीं, यहाँ पर जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो सब भी कटघरे में आ गए हैं और लगभग सब इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं। अब ये जो रेलवे था वो था साउथ ईस्टर्न रेलवे और उसका डिवीजन था खुर्दा रोड। तो खुर्दा रोड डिवीजन के जो टॉप लेवल अधिकारी होते हैं एसएनटी डिपार्टमेंट के, उनका नाम है सीनियर डीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो ये यहाँ पर फुली रिस्पॉन्सिबल है। इनके अंडर में जो अफसर आते हैं उनका नाम है डीएसटीई, जो कि डायरेक्टली वही है डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं एडीएसटीई, मतलब कि असिस्टेंट डीएसटीई यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एसएसई है उनके नीचे, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। तो ये ऑफिसर नहीं, ये तो एम्प्लॉय है, लेकिन ये भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आते हैं। और उसके बाद जितने वहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो लोग तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है ही। अब इनको क्या सजा मिलती है ये चीज अभी तक डिफाइन नहीं करी गई है। हो सकता है ये सारे जेल भी चले जाएं, क्योंकि अभी सीबीआई की रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए हो सकता है इनको सजा नहीं दी गई हो बाकी। लेकिन जब इन सबको बुलाया होगा पूछताछ के लिए तो उसके बाद ये चीज का निष्कर्ष निकाला गया होगा कि ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। उनके बयान के मुताबिक यहाँ पर डायरेक्टली पता चल गया कि उनकी कोई यहाँ गलती नहीं है।
वो लोग अपना ग्रीन सिग्नल देखते हुए ट्रेन को फुल स्पीड से भगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर गलती एसएनटी डिपार्टमेंट की थी, जिस कारण से ये ट्रेन का हादसा हुआ है। बाकी कोई भी जोन के जो सबसे बड़े अधिकारी रहते हैं, मतलब कि जीएम या फिर जनरल मैनेजर, तो यहाँ के जीएम को भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिनका नाम था अर्चना जोशी, और उनका ट्रांसफर कर दिया गया रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर में। नए जीएम फिलहाल वहां पर आ रहे हैं अनिल कुमार मिश्रा, और उस डिवीजन के जो टॉप ऑफिसर रहते हैं, मतलब कि डीआरएम या फिर जिसका फुल फॉर्म है डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिनका नाम था रिंकेश राय, तो उन्होंने भी वीआर दे दिया है, मतलब कि वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने दे दिया है। ये रिटायरमेंट उन्होंने खुद की मर्जी से दिया है और अपने तय समय के रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पर ले लिया है। और बाकी यहाँ और भी अफसरों को पनिशमेंट दी गई होगी, उसके बारे में यहाँ उल्लेख तो नहीं था। और जितने बचे हैं तो सीबीआई रिपोर्ट आने के बाद उनको भी सजा दी जा सकती है, जिसमें कि उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इतनी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने की वजह से इतना बड़ा यहाँ हादसा हो गया, जिसमें कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बाकी यही सारी चीजें लगभग मैंने अपने पहले की वीडियो में ही बता दी थी, जिसमें कि मैंने इस ट्रेन के हादसे को पूरा अच्छे से समझाया था कि क्या हो सकता है रीजन। और फिलहाल सीआरएस रिपोर्ट में भी वही सारी चीजें लगभग दी गई है। अब सीबीआई रिपोर्ट का भी इंतजार करिए, उसके बाद जो ये सीआरएस रिपोर्ट है पब्लिक हो जाएगी, तो उसको आप डायरेक्टली खुद से जाके पढ़ भी सकते हैं फिलहाल। लेकिन मैंने जो न्यूज़ चैनल से यहाँ रिपोर्ट देखी है, तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो खुद से जाके पढ़ भी लीजिए, नहीं तो मैंने तो आपको समझा ही दिया है। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार को भी बताएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।